जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है जादू की अतरंगी दुनिया का। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने बैंकिंग की गंभीर दुनिया से निकलकर जादू, मेंटलिज्म और विज्ञान संचार के जरिए समाज में एक नई सोच जगाई है। 35 साल की बैंकिंग सेवा, 20 साल का जादू का अनुभव, 53 किताबें और बेशुमार पुरस्कार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरीश यादव जी की, जिन्हें लोग जानते हैं एक मेंटलिस्ट, मैजिशियन, राइटर और साइंस कम्युनिकेटर के रूप में। आइए जानते हैं उनके जीवन और जादुई अनुभवों की कहानी। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक जी, मैं अपनी तरफ से रेडियो एसएन के सभी श्रोताओं का सादर नमस्कार और अभिनंदन करता हूं। आलोक जी, मैं आपका आभारी हूं, रेडियो एसएन का आभारी हूं कि आज उन्होंने मुझे आपसे सीधी बात करने का एक अच्छा सा अवसर प्रदान किया है। हो सकता है कि हम इस जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में कुछ ऐसा अजीब सा करें, कुछ नया सा करें, जिससे हमारे श्रोता हमें और अधिक पसंद करें। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई। लीजिए, पहला सवाल और पहली बातचीत हम यहाँ से शुरू करते हैं, पुरानी जिंदगी से, आपका पुराने कैरियर से। आपने 35 साल बैंकिंग जगत में बिताए। इतना स्थिर कैरियर छोड़कर आपने जादू और मेंटलिज्म की दुनिया में कदम कैसे रखा? हाँ, जितना लंबा कैरियर रहा उतनी कहानी भी थोड़ी सी लंबी है आलोक भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं देना बैंक में, जो अब वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है, चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुआ और मेरी कैरियर की शुरुआत एक क्लर्क के रूप से हुई थी और ईश्वर की दया से बढ़ते बढ़ते चीफ मैनेजर के पद से मैं रिटायर हुआ। ये जो लंबा समय है उसमें मैंने बैंकिंग सेवाओं में काफी काम किया और अलग अलग स्टेट्स में काम किया। कुछ साल में वहां पे ऑडिट डिपार्टमेंट में भी रहा, जिससे मुझे करीब आधे भारत को घूमने का काफी अच्छा अवसर मिला। आपने बात करी कि आप जादू और मेंटलिज्म में कैसे आए। ये बहुत है, क्योंकि मेरा शौक है। कहानी शुरू होती है मेरी शादी के समय से। दरअसल आपको आलोक जी बताऊं कि मेरी शादी जादू के कारण ही हुई। वाह। हाँ, मेरे जो चाचा ससुर थे श्री रामनारायण यादव, वो मेरे जादू के गुरु भी रहे हैं और वो एक प्रोफेशनल जादूगर थे। हालांकि वो राजस्थान के बिजली बोर्ड में काम करते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि 40-50 साल पहले एक छोटे कैंप लगा के जादूगर लोग अपना प्रदर्शन किया करते थे छोटे शहरों में इधर उधर। तो वो भी इसी प्रकार के शो किया करते थे। और उस समय हमारे पिताजी की पोस्टिंग चौमू, यहाँ पे जयपुर के पास में कस्बा है, वहां पे थी और हमने कालाडेरा कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। तो वहां वो अपना शो लेके आए थे और जाहिर है कि आपस में मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई और फिर संबंध पारिवारिक बदल गए, तो हमारे शादी हो गई। तो जादू से हमने समझ लिया कि जादू व्यक्तित्व के जादू परिवार से हमारी शादी हुई और धीरे धीरे वो अच्छा जादू करते गए। लेकिन जैसे ही उनकी एज बढ़ती गई तो उन्होंने जादू के शो कम कर दिए, उनके बच्चों ने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया।
तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ जादू। मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी, तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे बहुत शुरुआती जादू कुछ ट्रिक्स सिखाई थी। और उसके बाद में अ, थोड़ा सा हमने बैंकिंग में, अपने ऑफिस में, कुछ विदाई पार्टी में, कुछ इधर उधर जादू सिखाना शुरू किया। और इस तरह ये क्रम चल पड़ा। मैंने अच्छे से शो भी किए, इल्यूजन शो भी किए, बड़े इल्यूजन शो भी किए हुए हैं। स्टेज शो जिसे बोल सकते हैं, लड़की को हवा में उड़ाना, काटना, पीटना, ये सब करना। लेकिन उस सब में बहुत कुछ हमें प्रॉफ्स चाहिए होते हैं, बहुत लंबा स्टाफ चाहिए होता है। तो जैसे मैं बैंकिंग करियर में आगे बढ़ता गया, तो वो मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं इतना स्टाफ रखूं, इतना सामान रखूं। तो बीच में ब्रेक सा आ गया था काफी। और रिटायरमेंट के बाद में मैंने जादू की दूसरी विधा, मेंटलिज्म है, जिसमें हम आगे चल के बात करेंगे, बात कर रहे मैंने मेंटलिज्म को सीखा। और आज मैं जादू का जो इल्यूजन का जो प्रकार है उसको छोड़ चुका हूँ, और सिर्फ माइंड रीडिंग या मेंटलिज्म के शो करता हूँ। हैं। ये मेरी कहानी छोटी सी है। बहुत बहुत अमेजिंग सी कहानी है, क्योंकि आपकी जो हम कदम या हम सफर मिली, वो भी जादू के थ्रू आपको मिली। ये तो एक बड़ा हाँ, बड़ा जादू बड़ा परिवार से हैं, और मेरे से जादू आ गया मेरे से आज। ज्यादा जादू ट्रिक्स उनको मेरे से पहले से आती थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात हुई है। मतलब आपकी जिंदगी में वो जादू बन के आ गई, कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अभी तक उनका जादू चल रहा है। ये तो बिल्कुल जादुई बात हो गई साहब। भगवान करे कि सबकी जिंदगी में ऐसे ही जादू चलता रहे। शुक्रिया शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चलिए, तो पहला आपका मैजिक शो जो आपने देना बैंक के लिए किया था, क्या वो कोई टर्निंग पॉइंट रहा? उससे कुछ आपको एकदम इंस्पिरेशन मिला या एकदम बूस्ट मिला? कैसे हुआ ये पहला शो जो हाँ आपने किया? हाँ, वो जो मैं शुरुआत है आपको, जैसे मैंने अभी संक्षिप्त में बताया, कि जैसे जैसे मैं सीख रहा था, तो उन्होंने मुझे कुछ शुरुआती चीजें सिखाई थी। और सही तरीका भी यही है कि किसी चीज को जब आप सीखने चाहें, तो एकदम आप उसके सर्वोच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकते। आपको छोटी छोटी चीज के कदम बढ़ते हुए आगे बढ़ना होता है। तो उन्होंने शुरू में मेरे को 5, 10, 15 से ट्रिक सिखाई। न सिर्फ उन्होंने ट्रिक सिखाई, बल्कि उन्होंने अपरेटस को मेंटेन करना ये भी सिखाया। जैसे जादूगर फेदर्स का काफी उपयोग करते हैं भाई, रंगीन फेदर्स को। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, फेदर्स को संभाल के भी रखना होता है, अपने उपकरणों को कैसे संभाल के रखना होता है। इस तरह उन्होंने मुझे, वो जो मेरे गुरु हैं एक तरीके से, वो सिर्फ मेरे रिश्तेदार नहीं रहे बल्कि मेरे गुरु भी रहे। तो उन्होंने मैजिक के बारे में कुछ सिखाया। तो फिर ये मेरे दोस्तों को पता पड़ गया बैंक में कि ये इस तरह का जादू सीख रहे हैं, कर रहे हैं। छोटी मोटी चीजें हम भी उनको कहीं सिखा देते थे। तो शुरुआत हुई एक हमारे एजीएम की विदाई पार्टी से। तो ओह, हमारे एक एजीएम अच्छा। थे, उनकी विदाई पार्टी थी। तो उन्होंने, हमारे जो एक कलीग हैं लोकेश मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि आप इनकी पार्टी में आधे घंटे का शो कर दीजिए। तो ईश्वर की दया से वो शो बड़ा सक्सेसफुल रहा, और सबको बहुत अच्छा लगा। तो समझ लीजिए कि वहीं से क्रम बन गया। और आए दिन बैंक में तो कभी अब स्वागत हो रहा है, कभी विदाई हो रही है, कभी और कुछ पार्टियां होती रहती थी। तो जी। बड़े स्टेज के बजाय मेरी छोटी शुरुआत अ, इस तरह के शोज से हुई है कि इंटीरियर बैंकिंग में करियर में किए, फिर राशन पत्रिका में कोई समारोह हुआ, और कहीं समारोह हुआ, वहां मेरे को प्रदर्शन का अवसर मिला। इस तरह की कहानी शुरू हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि बैंकिंग में जब इस तरह की आप कुछ नया करते हैं, कुछ अलग हटके करते हैं, तो आपकी एक बैंक में भी जगह बन जाती है और आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। मैं ये कहना हाँ, चाहूंगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक मुझे लोग बाग बैंकिंग करियर में आधे लोग जादूगर के नाम से ही बुलाते हैं, अरे जादूगर क्या हाल है। तो चलिए हरीश जी, आपके पास करीब 2 दशक का मैजिक एक्सपीरियंस और 10 साल का एक्सपेरिमेंटलिज्म शो का अनुभव है। इस जी शो की क्या खास बात है? और मैं भी समझना चाहूंगा कि मैजिक और एक्सपेरिमेंटलिज्म में फर्क क्या है। कुछ ये बताइए हमें एज ए लेमैन। हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने, आलोक जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। जादू, देखिए कि जादू को हम सब जानते हैं। जादू क्या है कि सनातन, आप आदिकाल से जादू आ रहा है। जब मानव को समझ में नहीं थी, तभी चंद्रमा का उदय होना, सूर्य का उदय होना,
और भूकंप आना या और कोई अप्राकृतिक घटना ऐसी जो घट जाती थी जिससे नुकसान होता था, उसको भी लोग बाग प्रलय की इस कहानी से और इस तरह से जोड़ लेते थे। और वो एक मतलब एक तरह का जादू लगता था कि यार सूरज कहाँ से उग रहा है, कहाँ जा रहा है, चंद्रमा कहाँ से उदित हो रहा है, कहाँ आ रहा है। तो वहां से मतलब कभी जो कुछ नया लगे, अचंबा लगे, जिसका हमें पता नहीं हो, आदमी उसी को जादू मान बैठता है। अब जादू आपकी नृत्य कला भी हो सकती है, जादू गायन भी हो सकता है, जादू पेंटिंग भी हो सकती है। हम कहते हैं अरे वाह, इसकी आवाज में तो जादू है, और मैं कहूंगा कि आलोक जी आपकी आवाज में तो बहुत ही खास जादू है। तो इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि इनकी आवाज में जादू है, ऐसे ही जादू एक कला है। हमारी विभिन्न कलाओं में से एक कला जादू है। रही बात मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग की, मेंटलिज्म जादू का ही पार्ट है। ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा एक अपर क्लास है जो बाद में विकसित हुई है। जादू में आपको बहुत सारे उपकरण चाहिए होते हैं, और आपने यूजुअली देखा होगा कि बड़ा तड़क भड़क स्टेज पे शो किए जाते हैं। छोटे जादूगर भी होते हैं, लेकिन एक अच्छे बड़े अगर आपने स्टेज के जादूगर देखे हो तो उनके पास में बहुत सारा सामान, कई टन्स ऑफ सामान होता है, बहुत सारे उनके असिस्टेंट होते हैं जो जादूगर की मदद करते हैं, उनके प्रॉप्स होते हैं, एक ड्रामाटाइज्ड स्टेज होता है। मेरे शो का नाम जो मैंने एक्सपेरिमेंटलिज्म रखा हुआ है, माइंड रीडिंग का शो है। इसमें हमें इतने सामान की जरूरत नहीं होती है बहुत, क्योंकि ये डायरेक्ट माइंड रीडिंग है। अब माइंड रीडिंग में हम बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, लिटिल बिट एनएलपी है, और भी कई चीजें इसमें है जिसमें हम इसको माइंड रीडिंग में उपयोग करते हैं। और इस किस तरह से हम, अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो माइंड रीडिंग क्या है, वैसे तो कोई किसी का मस्तिष्क नहीं पढ़ सकता है, लेकिन एक मेंटलिस्ट आपके दिमाग में ये भ्रम पैदा कर देता है कि मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूं। इसे ही मेंटलिज्म कहा जाता है। आपके दिमाग में भ्रम प्रदय कर दिया जाए कि मैंने आपका दिमाग पढ़ लिया है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, उसको मैं जान जाता हूं अपने तरीकों से। इसे ही माइंड रीडिंग या मेंटलिज्म आज की भाषा में कहा जाता है। तो मतलब स्टेज पे आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को बुलाते हैं और उसका माइंड रीड करके उसको बता देते हैं कि वो इस समय क्या सोच रहा है। जी, ये हमारा कुछ प्रयास यही रहता है। ये प्रयास रहता है। तो जी और कोई प्रक्रिया इसमें, प्रोसेस कोई काम करता हो? मैं अगला सवाल हाँ, यही पूछना चाह रहा था बस। इसमें कई चीज है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि बॉडी लैंग्वेज है, डिसेप्शन है। डिसेप्शन जादू में भी यूज होता है, भ्रम पैदा किया जाता है। ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, काफी कुछ होता है। हम भी कभी कभी ऑप्टिकल इल्यूजन करते हैं, लेकिन इसमें एक अलग तरीके का होता है। खासतौर से हम वर्बल डिसेप्शन ज्यादा काम में लेते हैं लोग भी इसमें। वर्बल डिसेप्शन, आपकी बातों का हम कुछ इस तरह उपयोग करेंगे, अपने शब्दों का इस तरह उपयोग करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमने आपको एक विषय विशेष की तरफ मोड़ दिया, या आपसे बातों बातों में जो हम चाहते हैं वो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि आप क्या सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक कोल्ड रीडिंग वर्ड होता है। कोल्ड रीडिंग और बार्नूम स्टेटमेंट्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका मेंटलिज्म में काफी उपयोग होता है। बार्नूम स्टेटमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर आपने भविष्यवाणियां देखी होंगी, हाथ दिखाने वाले पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं। ये कहूंगा कि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाया हो या भविष्य की वो जो बताते हैं, कॉमन सी बातें होती हैं कि आपके साथ ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। जो बातें एक बड़े समाज पे या बड़े ग्रुप पे लागू हो सकती हैं, वो बार्नूम स्टेटमेंट है कि आप कभी बचपन में सख्त बीमार हुए हैं। अब देखिए, बचपन में कौन बीमार नहीं होता, सभी बच्चे बीमार होते हैं। आप सबको चाहते हैं, आपको कोई नहीं चाहता, या आपको कम, आप बड़े सरल हृदय हैं, तो आदमी सोचता है हाँ यार मैं हूँ ऐसा, लोग मेरे को धोखा देते हैं। तो दीज आर कॉल्ड बार्नूम स्टेटमेंट्स। ऐसे ही वर्बल डिसेप्शन भी होता है कि हम आप बातों में आपको थोड़ा सा प्रेरित करके अपने मन की बात जान लेते हैं। आप, ये थोड़ा सा फर्क है दोनों में। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब ये तो। मतलब आप एक तरह से साइकोलॉजिस्ट का भी काम करते हैं, अगर मैं ये जी हाँ, कहूँ। साइकोलॉजी का बहुत उपयोग होता है, साइकोलॉजी का तो बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। चलिए, आपने सारे मेजर स्टेज इल्यूजन्स परफॉर्म किए हैं। कोई ऐसा जी इल्यूजन जो ऑडियंस पर सबसे ज्यादा असर डाल गया हो, कुछ उसके बारे में बताइए।
हाँ, यूं तो कहूँ तो ट्रूली स्पीकिंग बहुत ज्यादा मैंने स्टेज शो नहीं किए हैं। जो भी कतिपय स्टेज शो किए हैं, उसमें जो ऑडियंस को पहले भी पसंद आते थे मैजिक में और आज भी पसंद आते हैं, एक हुडनीज बॉक्स का नाम लेना चाहूंगा। हुडनीज बॉक्स हमारे बहुत मशहूर रॉबर्ट हुडिनी, बहुत ही मशहूर एस्केप आर्टिस्ट हुए हैं। वो उनको कई बक्सों में बंद करके चेन लगा के कहीं पे भी बंद कर दिया जाता था और मिनटों में ही वो बाहर आ जाते थे। इवन उनको समुद्र में फेंक दिया गया तो भी वो मिनटों में बाहर आ जाते थे, चेन ताले लगा के। तो ये हुडनीज बॉक्स उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो इसका उपयोग यही होता है कि लड़का बंद किया, अंदर से लड़की निकली, लड़का बाहर से स्टेज के पीछे से आ रहा है। तो इस तरह का जो ये हुडनीज बॉक्स का जो इल्यूजन है, ये काफी पसंद लोगों का आता है। एक फ्लोटिंग लेडी, लड़की हवा में तैरती हुई, जो लोगों को बड़ा अचंभित करता है। कटिंग द लेडी इन हाफ, लड़की के दो टुकड़े करना, हालांकि वो इल्यूजन है। सबको पता है कि लड़की को हम आप काट नहीं सकते, ब्लड नहीं ला सकते स्टेज के ऊपर, लेकिन आपको लगता है कि भाई ये इस तरह के जो इल्यूजन है ये आमतौर पे पब्लिक को काफी पसंद आते हैं। तो ये सब आपने शो इस तरह के इल्यूजन्स परफॉर्म किए हैं। तो जी हाँ। हरीश जी, एक बात बताइए, क्या कोई जी ऐसी ट्रिक है जो आज भी आपको उतनी ही चैलेंजिंग लगती है जितनी कभी शुरुआत में लगती थी? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हर आदमी की अपनी कमजोरी होती है, मेरी भी कमजोरी है। आपने बिल्कुल मेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया आलोक भाई। काश, ताश का जादू जिसे कहते हैं, मैजिशियन आपने देखा होगा। मैजिक की कई कैटेगरी होती है। अभी अभी तक हम जो ज्यादा बात कर रहे हैं वो स्टेज मैजिक की बात कर रहे थे, लेकिन मैजिक क्या होता है, पार्लर मैजिक भी होता है, क्लोजअप मैजिक भी होता है। क्लोजअप 1 to 1 जो दिखाया जाता है। पार्लर मैजिक एक छोटे से 8-10 ग्रुप्स में है, या कहीं बार बार में क्लब में दिखाया जाता है, वो पार्लर मैजिक है। जो डायरेक्ट मैजिक है, 1 to 1 मैजिक है या पार्लर मैजिक है, इसमें कार्ड्स का बहुत होता है, उपयोग होता है। ताश का जादू मतलब इतना पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक आलोक भाई ताश के नए नए जादू बनते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। हजारों ट्रिक्स हैं ताश की, हजारों। और उसके बाद भी ये कभी बंद नहीं होता कि सब खत्म हो गया, अब ताश के जादू बनना बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। नई से नई ट्रिक आज भी आ रही हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैं स्वीकार करूं कि कार्ड मैनिपुलेशन जिसे कहा जाता है, स्लिट ऑफ हैंड, ताश में भी स्लिट ऑफ हैंड होता है। तो वो स्लिट ऑफ हैंड मेरा बहुत पुअर है। मैं बहुत ज्यादा ताश के जादू नहीं करता हूं, लेकिन उस चीज की कमी मैं अपने दूसरे एक्ट्स के द्वारा पूरी कर देता हूँ। और वैसे मैंने देखा है कई लोग शुरुआत कार्ड के जादू से करते हैं। ये क्या बिगिनर्स मतलब हाँ, सरल, तरीका है, आपको कुछ ऐसा है? सरल, ताश हर घर में उपलब्ध हो सकता है, सरलता से हम्म। मिलता है। आप इसको हाँ। सरलता से दिखा सकते हैं, हम्म। इसलिए ताश के जादू ज्यादा पॉपुलर हैं। आप कहीं पे भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, छोटी जगह पे प्रदर्शित कर सकते हैं, बड़े ग्रुप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। शादी ब्याह में भी अगर मान लीजिए कहीं इस टेबल टू टेबल आपको मैजिक करना है, तो आधे जादू उसमें ताश के ही दिखाए जाते हैं। तो ताश का जादू बहुत पॉपुलर आर्ट है, और इसमें स्लिट ऑफ हैंड है और भी कई विधा हैं। तो हम्म। कार्डिस्ट्री एक वर्ड है, कार्डिस्टिक आर्ट्स को मैनिपुलेशन करना, कैसे अपना अपने अपने तरीके से कार्ड को प्रदर्शित करना, वो एक अलग विधा है। और उसमें बहुत ही आपको परिष्कृत हाथों की सफाई और कई चीज की चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें काफी कमजोर हूँ। लेकिन मैं जैसा आपको बताया कि अगर ताश मुझे नहीं आ रहा है तो मैं 1 या 2 एक्ट ही अपने शो में ताश के रखता हूँ, और दूसरी चीजों पर ज्यादा बल देता हूँ। बहुत बढ़िया। ये तो कमाल की बात है, और ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप बता रहे हैं कि ये मेरी थोड़ी सी कमजोरी है, जी और हाँ। हम तो चाहेंगे कि धीरे धीरे आप इसमें भी पारंगत हो जाएं। चलिए, मैं आपसे अ, अगला सवाल पूछता हूं। आप विज्ञान जी के विद्यार्थी रहे हैं और अब जी एक जाने माने साइंस कम्युनिकेटर हैं। जी। आपको यह विचार कैसे आया कि मैजिक को साइंस कम्युनिकेशन के साथ जोड़ा जाए? हाँ, ये आलोक भाई, अब आप मेरे असली जो मेरा चाहता हूँ कि मैं जिस लिए मैजिक करता हूँ और जिस लिए मैं माइंड रीडिंग करता हूँ और जिस लिए मैं मैजिक से जुड़ा, अब आप मेरे उस प्रश्न पर आ गए हैं। मैं क्योंकि एक साइंस कम्युनिकेटर हूँ, मेरी ज्यादातर किताबें, जैसे आपने पूर्व में बताया कि मेरी 53 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, ज्यादातर मेरी किताबें
पॉपुलर साइंस, लोकप्रिय विज्ञान पे है, बहुत क्लिष्ट विज्ञान नहीं है, लोकप्रिय विज्ञान पे है, जो आम भाषा में आम पब्लिक के लिए लिखी गई। साइंस कम्युनिकेटर का भी यही होता है कि वो अपनी बात को, विज्ञान की बात को आम जन तक सरल भाषा में पहुंचाए। अब देखिए, साइंस कम्युनिकेशन कई चीजों से हो सकता है, किताबों द्वारा हो सकता है, लेखों द्वारा हो सकता है, कठपुतली कला द्वारा होता है, प्रदर्शनी हो सकती है, फिल्म्स हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं, कार्टून के द्वारा साइंस का उपयोग होता है। और हमारे एक दोस्त हैं, वो रेडियो टून बोलते हैं कार्टून को, उन्होंने विज्ञान के साथ जोड़कर रेडियो टून बना लिया। एक हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने रेडियो टून के रूप में अपनी बड़ी ख्याति प्राप्त करी है, रेडियो टून एक आर्टिस्ट के रूप में। तो कितनी विधाएं हो गई जिसके द्वारा हम विज्ञान को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जब मुझे लगा कि इतनी सारी चीजें हैं और मुझे मैजिक आ रहा है, और मैजिक में भी साइंस का भरपूर उपयोग होता है, मैं सभी मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि मैजिक में साइंस का भरपूर उपयोग होता है। हमारे उपकरण अलग होते हैं, काफी कुछ अलग होता है, उसके बावजूद आपको ये पता नहीं होता कि विज्ञान इसमें कहाँ कितना काम कर रहा है। तो जब मुझे लगा कि मुझे मैजिक आता है और मैं एक साइंस कम्युनिकेटर हूं, तो क्यों नहीं जादू या माइंड रीडिंग द्वारा विज्ञान को संप्रेषित किया जाए। तो जब आप साइंस कॉन्फ्रेंसेज या वर्कशॉप में परफॉर्म करते हैं, नेचुरली आप जाते रहते होंगे, साइंस कम्युनिकेटर हैं, तो जी। आप अपने मैजिक एक्ट्स को क्या आपको मॉडिफाई करना पड़ता है उस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, या हाँ उनको हाँ आप बिल्कुल। एक्सप्लेन करते हैं क्या डिफरेंसेस? जी, जैसे आपको मैंने विज्ञान के जादू के प्रकार बताए कि स्टेज इल्यूजन होते हैं, पार्लर शो होते हैं, क्लोजअप शो होते हैं। ऐसे ही जैसी आपकी ऑडियंस है, आपको अपने एक्ट को उसके अनुसार बदलना आवश्यक है। मान लीजिए मैं बच्चों के लिए शो कर रहा हूँ और मैं गंभीर विज्ञान की बात करने लग जाऊं उनके सामने, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल उनको समझ में नहीं आएगा गंभीर विज्ञान की बात। तो आपकी जैसी ऑडियंस है, मेरे ज्यादातर शो यूनिवर्सिटी, आईआईटी वगैरह में साइंस कॉन्फ्रेंसेज में होते हैं, तो मुझे उनके स्तर की ही बात करनी अच्छी लगती है। और मैं जब मेरे पास किसी शो के लिए ऑफर आता है, तो मैं पहले से उनसे निश्चित करता हूँ कि कम से कम 15-16 साल से ऊपर के बच्चे जो समझ सकें विज्ञान और उसके बारे में बात कर सकें, समझ सकें, तो मेरे शो में उपस्थिति कम 15-16 साल से बच्चों की मैं रखता हूँ। हाँ, अगर शुरुआत में जब मैं मैजिक शो करता था, बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी या कुछ करता था, तब बच्चों के लिए जो मैजिक की ट्रिक्स होती हैं वो सब अलग होती हैं। उनको कलरफुल चीज अच्छी लगती है, उनको छोटी मोटी चीज अच्छी लगती है। लेकिन अब जो मैं माइंड रीडिंग करता हूँ इनके शो में, मुझे ऑडियंस और जहां आप प्रदर्शित कर रहे हैं उसके अनुसार अपने शो को बदलना ही बदलना होता है। और खासतौर से अगर आपकी सीनियर ऑडियंस है या कॉलेज के बच्चे हैं, तो भी आपको इन दोनों का भी ध्यान रखना होता है कि कॉलेज के बच्चे आज के जमाने में किस चीज को लाइक करते हैं। मान लीजिए मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं आपको, कि मान लीजिए मैं आपके मन में आपका एटीएम पिन याद करना चाहता हूं, है ना? तो मैं सीनियर ऑडियंस जहां होगी मेरे पास, मैं उनसे मैं एटीएम पिन की बात करूंगा, सोचूंगा उनसे बात करके उनका एटीएम पिन याद कर सकूं। लेकिन मेरे पास यूथ है, किसी कॉलेज में फेस्टिवल हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं एटीएम पिन की बात बाद में करूंगा। पहले मैं उनका गर्लफ्रेंड का नाम जानने की कोशिश करूंगा, कि जो स्टेज पे जो मेरे साथ आया है, कि भैया तेरे गर्लफ्रेंड का नाम ये है वो है। तो एकदम वो भौचक्के हो जाते हैं कि यार इसको मेरी गर्लफ्रेंड का नाम कैसे पता पड़ा। तो ऑडियंस के अनुसार आपको अपना शो चेंज करना होता है, बहुत आवश्यक भी है। अरे, तो इसका मतलब आप एटीएम पिन वगैरह भी, अरे भाई आपसे डरना पड़ेगा आपके पास बैठ के। जैसा आपको कहा कि ये इल्यूजन है, भ्रम है। हरीश भाई, आपने आकाशवाणी के लंबे रेडियो सीरियल मानव का विकास में भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। हाँ, आलोक भाई, ये मेरे जो विज्ञान लेखन की शुरुआत, और विज्ञान लेखन की शुरुआत तो नहीं कहूंगा, मैं लिख तो पहले भी रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार से मेरा 35-40 साल का एक लंबा जुड़ाव है। और इसकी शुरुआत समझ लीजिए कि इसी मानव का विकास कार्यक्रम से हुई थी। इस कार्यक्रम को 1992 से 94 के दौरान एनसीएसटी से, भारत सरकार का एक उपक्रम था एनसीएसटी, जो आजकल धीरे धीरे नाम बदलते हुए निस्पर हो गया है अभी। तो उसके आकाशवाणी और एनसीएसटी द्वारा
ये इंटरैक्टिव रेडियो कार्यक्रम था, प्रिंट आधारित। और इसमें हमें मानव के शुरू की उत्पत्ति से लेके वर्तमान तक, जैसे 94 में हम जब बात कर रहे हैं, तो 94 तक के जो भी हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां थी, वहां तक को बच्चों को बताना होता था। और ये एक रेडियो नाटक था। करीब 20 मिनट का प्रोग्राम आता था एक बार में, और 18 मिनट के लिए हमें नाटक लिखना होता था। अब खास बात क्या होती है, साइंस कम्युनिकेटर का रोल यहाँ यहाँ आता है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, लेकिन वो सरल भाषा में अपने वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जार्गन, साइंटिफिक जार्गन वर्ड यूज करेंगे, बड़े भारी शब्द हो जाते हैं। और यही साइंस कम्युनिकेटर का यूज होता है, जो हमारे जैसे साइंस कम्युनिकेटर हैं, हम उनसे बात करके उसी विषय वस्तु को सरल भाषा में प्रस्तुत कर देते हैं। तो यही मानव का विकास का था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये करीब 1 लाख पंजीकृत बच्चों तक इसकी परियोजना की पहुंच थी। 18 भाषाओं में इसको विकसित किया गया था, और अपने समय का ये सबसे लंबा रेडियो सीरियल था उस समय का। तो मुझे भी इसके लिए कुछ एपिसोड लिखने का अवसर मिला, और मैं यहाँ ही से ही धीरे धीरे विज्ञान विभाग से जुड़ता गया, और धीरे धीरे आगे एज ए साइंस मास्टर रिसोर्स पर्सन, साइंस जर्नलिज्म के लिए भी मुझे एज ए मास्टर रिसोर्स पर्सन बुलाना जाने लगा, क्योंकि मैं विज्ञान पे लिखता था। तो स्कूल कॉलेज के बच्चों में विज्ञान लेखन की परंपरा को कैसे बढ़ाया जाए, इसका उपयोग करने लगा। तो ये साइंस कम्युनिकेटर, मुझे अच्छा लगता है कि विज्ञान के बारे में बात की जाए, और विज्ञान की जो क्लिष्टता है उसको हटा के सरल शब्दों में विज्ञान को आम जन तक पहुंचाया जाए। ये बहुत हरीश भाई इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा। इस पे आपने किस तरह से ये स्क्रिप्टिंग भी आपने की है, और आपने उसका शायद प्रेजेंटेशन भी किया है, और किस तरह से साइंस को एक बहुत ही आम भाषा में या साधारण भाषा में लोगों को तक पहुंचाया, बहुत अमेजिंग काम करा है आपने। और हम तो चाहेंगे कभी आपके उस सीरियल के अगर कुछ क्लिप्स हों तो हम आकाशवाणी पे जरूर उपलब्ध होंगी। उस समय कैसेट चला करती थी, शायद मेरे पास पुरानी कैसेट हो भी पता नहीं। उस समय कैसेट चला करती थी लंबी वाली, आपको अगर ध्यान हो तो। आप तो जमाना बदल गया है, तकनीक बदल गई है। चलिए, कोई बात नहीं, बट एनीवे अमेजिंग काम है आपका ये। हाँ, हमें इस कार्यक्रम में बहुत मजा आया जी। अब आपके लेखन पे आते हैं। आपने 53 किताबें और 1500 अधिक लेख लिखे हैं जी। ये भी कोई जादू से कम नहीं है। इतना कुछ लिखने की आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? हाँ, ये देखिए कि आपके पास जहां आलोक भाई इच्छा शक्ति हो, जुनून हो किसी काम को करने का, तो आप कर सकते हैं। आप मन में इच्छा जाग, अगर आप ये सोचना है कि मुझे करना ही है, तो आप जरूर इस बात को कर सकते हैं। मेरे को एक फायदा ये हुआ कि हमारे पिताजी हेडमास्टर थे स्कूलों में। उस समय हेडमास्टर का पद होता था, प्रिंसिपल का शब्द बाद में उपयोग होने लगा। और इसके लिए हमें स्कूल की लाइब्रेरी खूब हमारे लिए उपलब्ध होती थी, और हम सब बहन भाइयों को पढ़ने का अच्छा शौक था। तो हमने बचपन में काफी किताबें हैं, साहित्य से लेके दूसरी विधाओं तक में काफी हमें किताबें पढ़ने को मिली। तो हमारा पढ़ने का तो शौक तो था ही। और जब मैं बैंकिंग सेवा में आया, और उसके बाद में शुरुआत मेरी ज्यादातर लेख है, मैं कहूँगा कि यहाँ के स्थानीय जो राजस्थान का एक मुख्य समाचार पत्र है राजस्थान पत्रिका, उसमें जब पुस्तक समीक्षा वगैरह आती थी और दूसरी चीज में पढ़ा करता था। किताबें तो वही किताबें हमारी भी पढ़ी होती थी, अगर समीक्षा आ रही है, और काफी किताबें हमारी पढ़ी होती थी। तो मुझे लगा यार, ये जब लोग बाग लिख रहे हैं तो ये दूसरे कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस यहीं से आपकी इच्छा जुगरूत हो सकती है कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर ये जुनून आप में आ जाता है, तो फिर वहीं से मेरी इच्छा शुरुआत हुई। एक दिन मैं राजस्थान पत्रिका के ऑफिस में पहुंच गया, और मैंने अपना परिचय दिया इस तरह, और कुछ मैंने कहा मैं कुछ लिखना चाहूंगा। तो किस्मत अच्छी थी, मान लीजिए तत्कालीन जो भी संपादक थे, उन्होंने मुझे कमलेश्वर की एक किताब उठा के, उसके बाद नाम अभी तक मैं आपको शेयर करूंगा, उसके बाद नाम का एक उपन्यास था, वो उपन्यास मेरे को दे दिया कि इसकी समीक्षा कर लाइए। और हमने उनको समीक्षा लिख के दी, और वहीं से लेखन की एक
अच्छी सी शुरुआत हो गई और कहानी बढ़ते बढ़ते 1500 से अधिक लेखों तक पहुंच गई। अब आप बात कर रहे हैं कि इतना प्रेरणा का क्या है, तो प्रेरणा तो आपको मैं शेयर करूंगा कि ये क्वेश्चन मेरे से बहुत पूछा जाता है कि बैंकिंग सेवा में रहते हुए आपने 53 किताबें कैसे लिख दी और जादू भी कैसे कर ले, तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है। लेकिन मैं मेरे सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मन में कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो उस इच्छा को दबाइए मत, उस इच्छा को चिंगारी देते रहिए और उसको आगे बढ़ाते रहिए। मेरा ज्यादातर लेखन आलोक भाई रात्रि को हुआ है, दिन भर तो बैंकिंग की सेवा है और मैं एक अर्ली स्लीपर हूँ। मैं 10-11 बजे सो जाता था, उसके बाद मैं 12-1 बजे जब भी मेरी आंख खुलती मैं सुबह 4-5 बजे तक काम करता, उसके बाद एक छोटी सी नैप ली और दोबारा फिर नौकरी पे प्रस्थान। ये जो यहीं से मुझे समझ लीजिए कि एक लिखने की ऊर्जा मिली, लिखने का समय मिला और मैं जो भी मेरा छोटा मोटा कार्य है मैं इसको कर पाया। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आप में जरा सा भी कोई जुनून है, उस जुनून को दोस्तों आगे बढ़ाते रहें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे और कामयाब होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। दोस्तों, हरीश यादव जी की इन बातों को गांठ बांध दीजिए। अगर किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो उसको बिल्कुल बेकार मत जाने दीजिए और उसके पीछे लगे रहिए और उसको जुनून की हद तक आगे ले जाइए, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और हरीश भाई, आपकी ये 2-3 बातों में मेरी भी बहुत कॉमन सी बातें याद आ गई मुझे भी अपने बचपन की। जी मेरे भी जी। फादर आपकी तरह ही एक हेडमास्टर, बाद में प्रिंसिपल अरे वगैरह वाह थे बाद में। वाह और वाह मैं वाह। भी वही स्कूलों में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और ये हाँ सब पढ़ के हाँ बड़ा हाँ, हुआ हूँ। कादम्बरी, धर्मयुग, नवनीत, वही सा- दौर था। सा- कमलेश्वर की आपने बात की, कमलेश्वर सारिका के संपादक भी थे बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत जाने माने कमलेश्वर मोहन जी राकेश ये थे। तो हाँ। ये तो खैर बात बहुत लंबी हो हमारा जाएगी। सौभाग्य कि हम उस जमाने में इन लेखकों को पढ़ पाए और जी वहां से जी शुरुआत जी हुई। जी आलोक जी भाई, बड़ा दुख का विषय है और मुझे कई बार इसमें हमें अलग से चिंता भी करनी चाहिए अभी, क्योंकि तकनीकी युग आ गया है, मोबाइल का युग आ गया। आजकल के बच्चों में पढ़ने की रुचि इतनी कम हो गई है कि हमें दुख होता है कि बच्चे पढ़ाई में कम और रील बनाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि मैं तो समाज के लिए अच्छा है न उनके व्यक्तिगत रूप से अच्छा है। मैं तो दोस्तों फिर आपसे निवेदन करूंगा, अपना समय ये छोटी मोटी रील बनाने में व्यतीत न करें। अगर आप जवान हैं तो अपने जुनून को बनाए रखें, अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाएं और कुछ करके दिखाइए ना। समाज आपका इंतजार कर रहा है, आप समाज के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, देश विकसित होगा तो आपको और हम सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं, और बड़ा दुख होता है, सारिका जैसी स्तरीय पत्रिका बंद हो गई। जी हाँ, वो भी काफी एक बहुत पत्रिकाएं ही दुख हमारे, का हाँ विषय है। सारिका जी बहुत ही स्तरीय पत्रिका थी और हाँ हिंदी लेखन और हिंदी लेख और कहानियों के लिए बहुत खास पत्रिका थी। तो आपने इतना लिखा है, तो आपके जी पाठकों और दर्शकों के बीच क्या कभी कोई ऐसा फीडबैक आया है जिसने आपको बहुत डीपली प्रभावित किया हो? हाँ। फीडबैक तो देखिए, अभी चाहे लेखन मेरा थोड़ा सा, अगर दैनिक समाचार पत्रों में या जो आप है रविवारी परिशिष्ट वगैरह आते थे, इसके लिए मैंने बहुत लिखा। मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि मेरे 5 भाषाओं में लेख प्रकाशित हुए हैं और हिंदी अंग्रेजी के अलावा तेलुगु में सबसे ज्यादा काफी समय तक मैंने पत्रिका है तेलुगु की ईनाडू, ईनाडू ये ईटीवी वाले हैं, हम्म। इनके लिए मैंने आस्थाना आर्ट कल्चर पे भी काफी लिखा। मुझे तेलुगु भाषा नहीं आती बिल्कुल भी, लेकिन मैं इनको हिंदी या अंग्रेजी में लिख के भेजता था और वो लोग ट्रांसलेट करते थे अपने आर्टिकल्स को और फिर बाद में मुझे पता पड़ता था कि मेरा आर्टिकल वहां पे ईनाडू पत्रिका में छपा है। ऐसे ही काफी समाचार पत्रों ने गुजराती और मराठी में भी मेरे आर्टिकल छपे हैं। मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि बात करीब 30-35 साल से करीब पुरानी हो गई है, लेकिन उस जमाने में पवन चक्कियां एक काफी नई ऊर्जा आया था, नया सब्जेक्ट आया जी था कि जी पवन चक्की से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जी आलोक भाई, मैं आपको शेयर करूंगा कि राजस्थान पत्रिका में मेरा एक पूरा पेज का आर्टिकल पवन चक्कियों पे था और गुजरात समाचार ने, जो गुजराती समाज है, उन्होंने अपनी गुजराती भाषा में उस लेख को हुबहू प्रकाशित किया। और सच मानिए, जी। उस जमाने में पत्र होते थे, ये आज की तरह व्हाट्सअप नहीं था, पोस्ट कार्ड चलते थे।
मेरे को 116 पत्र सिर्फ गुजरात से प्राप्त हुए थे कि मुझे अपने पवन चक्की लगानी है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, राय दीजिए, ये कर दीजिए। तो कितनी खुशी होगी जब आपके पाठक आपसे किसी पर्टिकुलर विषय पे उत्साहित होते हैं और आपसे राय जानते हैं कि हम इस पे क्या करें, और तभी हमें लगता है कि हमारा साइंस कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में आपने जिस तरह से लिखा और इन ट्रांसलेट किया, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। जी। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। हरीश भाई, आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, वर्ल्ड जी हाँ। रिकॉर्ड इंडिया, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इन्फ्लुएंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्यादि। इतने सम्मान पाने के बाद भी आपको आगे बढ़ने की क्या प्रेरणा, क्या चीज दे रही है? वही आलू भाई, जो मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ करूं। अपने परिवार के लिए तो मुझे कुछ न कुछ, चलिए मुझे जो भी आर्थिक लाभ प्राप्त होता है या नहीं होता वो एक अलग वस्तु है, लेकिन आपको सेल्फ सेटिस्फिकेशन, जो सबसे बड़ी चीज है, सेल्फ सेटिस्फिकेशन। आपको अपने को अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ, देश के लिए, युवाओं के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो ये जो फीलिंग है, ये सबसे अच्छी लगती है। और मैं भी एक मानव हूँ, एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, तो निश्चित रूप से जब अवार्ड मिलते हैं या कोई आपके कार्य की सराहना करता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, व्यक्तिगत रूप से खुशी भी होती है। और यही खुशी, यही अवार्ड मुझे और आगे कार्य करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और मैं कुछ और नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और आज भी मैं अपना आपको एक लर्नर ही मानता हूँ, इतने साल के अनुभव के बाद भी। न तो मैं लेखन में अपना आपको कभी परिपक्व मानता हूँ, और नहीं ही जादू या मेंटलिज्म के क्षेत्र में। मैं आज भी एक लर्नर हूँ, मैं नया सीखने की इच्छा रहती है और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, अब वापस हम आपके स्टेज शो और मैजिक पे आते हैं। क्या कभी जी ऐसा हुआ है कि जब कोई शो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, उस समय आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं? ऐसा कभी हुआ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे मैंने आपको शुरू में अपनी कमजोरी बताई हम्म। कि कार्ड कार्ड मैनिपुलेशन मुझे नहीं आता, एक मेरी कमजोरी जी। है ना। हाँ। ऐसे ही मुझे इसमें कोई स्वीकार करने में कोई असहजता नहीं है। शो करते समय हमसे भी गलतियां हो जाती हैं कई बार, और आपको लगता है कि यार ये शो जो मैं उम्मीद लेके गया था वो उस आपको खुद को महसूस हो जाता है कि यार आज शो उतना अच्छा नहीं गया। मतलब जब आप शो करते हैं और आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक आर्टिस्ट समझ सकता है कि दुनिया, जो आपके ऑडियंस की आंखों में आपका क्या रूप जा रहा है, उनके हाव भाव, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनका उत्साह आपको बता देता है कि आपका शो सफल जा रहा है या कम सफल जा रहा है या असफल जा रहा है। और कभी कभी हमसे गलती भी हो जाती है, जरूरी नहीं है। माइंड रीडिंग, मैंने आपको, जैसे मैं जिस विषय से अभी जुड़ा हुआ हूँ, हम प्रयास करते हैं कि आपके मन की अधिक से अधिक बातें जान सकें। लेकिन हो सकता है कि मैं, जैसे हमने अभी पिन की चर्चा करी या कुछ और हम चर्चा करते हैं कई बार, तो मुझे मान लीजिए आपसे 5 अंक की कोई डिजिट जाननी है, और मैं अगर आपसे 3 अंक तक भी जान लेता हूं तो मैं आपको, अपने आप को देता हूं कि हाँ मेरा ठीक रहा। कि मैं, जरूरी नहीं कि मैं गलती बता दूं, हो सकता है कि मैं आपको 2 पिन गलती बता दूं, या गलती स्वाभाविक है, क्योंकि कोई किसी का मन तो पढ़ नहीं सकता, आप क्या सोच रहे हैं मैं एकदम जान नहीं सकता। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उस चीज को जानने का अपने तरीके से प्रयास करूं। अब उसमें कई बार गलती भी हो सकती है, असफलता भी हो सकती है, और मैं आराम से स्वीकार करता हूँ स्टेज पे कि नहीं, मैं अभी आपका मस्तिष्क इस समय नहीं पढ़ पाया, मुझे क्षमा करें, हम दूसरे एक्ट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सफल ही सफल रहें। कभी कभी, हालांकि ऐसी गलतियां बहुत कम होती हैं, लेकिन हो सकती हैं और होती हैं। अच्छा, मैं इससे एक रिलेटेड वैसे ही सवाल पूछ लेता हूँ, मैंने नहीं सोचा था आपसे पूछूं। इसमें कोई जी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है कि आपको, जब आप इस तरह का ये सब माइंड रीडिंग करते हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, कंसंट्रेशन हम्म। तो चाहिए ही चाहिए। आप जब, कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जब तक आप अपना ध्यान, हम्म। आपकी, समझ लीजिए कि वेवलेंथ, मैं वर्ड यूज करूं, आपकी हम्म। वेवलेंथ और ऑडियंस की वेवलेंथ एक नहीं होगी ना, शो हम्म। कभी भी सफल नहीं जाएगा। वेरी गुड। जब तक आप वेरी ऑडियंस की वेवलेंथ को पकड़ने में असफल रहेंगे कि यहाँ क्या ऑडियंस क्या चाह रही। कई बार हम सोचते हैं कि यार ये चीज हम दिखाएंगे, फिर लगता है कि
यार ये ऐसा लगता है कि ऑडियंस इस पर्टिकुलर चीजों में हिस्सा कम ले रही है या उसमें उनकी रुचि कम लग रही है, तो हम जो अपनी एक दो चीज ले गए उनको छोड़ देते हैं और कुछ नया जोड़ देते हैं। बैकअप हम अपना रखना ही पड़ता है। जी तो कंसंट्रेशन रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ कंसंट्रेशन बोथ साइड। मेंटलिज्म में खास तौर से जो मैं शो करता हूँ, मैं पहले से लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ने का यत्न करें, आवागमन को थोड़ा प्रतिबंधित रखें, या खान पान की कोई व्यवस्था मान लीजिए कोई चल रही है, उस समय फूड सर्व हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो बंद हो, उस समय फूड सर्व नहीं हो। इट रिक्वायर्स वन टू मैन कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही जी बात है। हाँ हरीश भाई, अब जी एक सार हम इस साक्षात्कार का लेते हैं कि मैजिक जी इज नॉट अबाउट फूलिंग पीपल, इट्स अबाउट बिल्कुल सही है। अवेकनिंग क्यूरियोसिटी। ये क्या हम्म फिलॉसफी है इन सारे शोज के पीछे, मैजिक और मेंटलिज्म के पीछे? क्या है ये सब? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जादू का मतलब लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं है, बल्कि जिज्ञासा जगाना है या उनका एंटरटेनमेंट करना है। मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूं, और एक साइंस कम्युनिकेटर होने के नाते हमारा उद्देश्य भी यही रहता है कि हम जादू से लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएं। आजकल के जो तथाकथित बाबा या गांव में जो थोड़ा बहुत जादू सीख के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको तंत्र मंत्र के नाम पे उनसे पैसे हट लेते हैं या और उनसे कुछ गलत कार्य करते हैं, मैं उन सब के खिलाफ हूँ। ये समाज की एक कुरीति है, इसको बंद होना चाहिए। और जादू एक कला है, इसको आप कला के रूप में इस्तेमाल कीजिए ना। आप इसको लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, इसको जिज्ञासा जगाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, साइंस को बढ़ाने के लिए प्रचार कीजिए, या एंटरटेनमेंट के लिए। मेरा जो शो होता है आलोक भाई, मैं यूजुअली डिस्क्लेमर देता हूं पहले ही कि मैं कोई विशेष बाबा नहीं हूं, मेरे पास कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं, मैं आपकी तरह ही एक सामान्य इंसान हूं। जादू और मेंटलिज्म एक कला है, एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है, मैंने सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। बस अगर आप यहां तक सीमित रहते हैं और ये डिस्क्लेमर पहले देते हैं, फिर आप चाहे कितने भी चमत्कार दिखा दीजिए, लेकिन आप पहले बता चुके हैं कि ये कर रहा हूं, ये एक विज्ञान है, साइंस है, कला है, स्किल है, आप भी सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो बेवकूफ बनाने वाली जो बात है, हम बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि जादू के माध्यम से या माइंड रीडिंग के माध्यम से। और आलोक भाई, मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे कि मेरे पास महीने में कम से कम 2-3 फोन ऐसे अवश्य आते हैं जो कहीं यूट्यूब पे देख के या कहीं देख के इधर उधर कि मुझे मेंटलिज्म सीखना है, माइंड रीडिंग सीखनी है ना। तो मैं पहला प्रश्न होता है कि क्या आप जादूगर हैं? 90% लोग सब यही कहते हैं कि मैं जादू नहीं हूं, लेकिन मैं मेंटलिज्म सीखना चाहता हूँ। क्यों सीखना चाहते हैं उनको पता नहीं, उनको तो ये रहस्य जानना होता है कि ये कैसे हो रहा है। बस कला के बारे में, कला साधना के बारे में, इसके पीछे लगने वाले परिश्रम के बारे में, इसके लगने वाली मेहनत के बारे में वो नहीं जानना चाहते, वो सिर्फ रहस्य को जानना चाहते हैं। और यही वो गलती करते हैं, क्योंकि माइंड रीडिंग ऐसी कला है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। तो इसलिए मैं, अगर ये कला, मैं वर्कशॉप लेता हूँ, माइंड रीडिंग के वर्कशॉप भी लेता हूँ सर मैं, लेकिन सिर्फ जादूगरों के लिए, क्योंकि ये जादू से ही जुड़ा विज्ञान है। तो जो परफॉर्मिंग मैजिशियन है उनको हम जादू सिखाते हैं, मेंटलिज्म सिखाते हैं, और मैं आम जन को जानबूझकर नहीं सिखाते ताकि इसका दुरुपयोग हो। अगर कोई कुछ सुपात्र है तो अवश्य उसका स्वागत है। बहुत बहुत बढ़िया बात कह दी आपने, और एक तरह का मैसेज भी दे दिया हमारे श्रोताओं के लिए कि ये कोई हंसी मजाक की चीज नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है। अगर आप इसको एक कला की तरह सीखना चाहें तो अवश्य सीखें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ कोई खिलवाड़ ना करें। हाँ अगर आम बिल्कुल भाषा आलोक में, भाई, मैं जोड़ना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा जादू है ही है। वंडर, हाँ, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी जरूरी है, हमारे जीवन में हम्म, भी जरूरी है जादू होना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। वंडर, ये सब चीज, आश्चर्य, कल्पना, जिज्ञासा, जीवन भर विकास, नवाचार, कल्याण को प्रेरित करने वाली कथाएं, ये सब देखिए हमारे आसपास भी तो जादू बिखरा पड़ा है ना। जादू भी, आप अपने को प्रकृति में उससे भी जादू। जोड़िए। जी हाँ, जी। हर प्रकृति प्रकृति में जादू है, अन्वेषण। तो हम क्यों नहीं, हम अन्वेषण, प्रश्न, सर्जन, क्या, क्यों, कैसे,
साइंस में तो सबसे बड़ी चीज है क्या, क्यों, कैसे। हम इस चीज को जानने का यत्न करें, प्रकृति को जानने का यत्न करें, और फिर हम समाज को कुछ दे सकें, तो वो अच्छा कार्य होगा। वो एक अच्छा कार्य है, बजाय कि लोगों को आप बेवकूफ नहीं बनाए और उनसे अपना उल्लू सीधा नहीं करें। बिल्कुल सही बात है हरीश भाई। ये भी एक जादू कि हम 3 लोग 3 जगह बैठ के साइंस के जादू की वजह से आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये साइंस का जादू है। दोस्तों, हरीश यादव जी से हुई ये बातचीत हमें सिखाती है कि असली जादू इल्यूजन में नहीं बल्कि इंसान की सोच और सृजनशीलता में छिपा है। बैंकिंग की दुनिया से लेकर मंच की रोशनी तक आपने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो एसएन का, समीर भाई का, और खासतौर से मैं अपने सभी श्रोताओं को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सुना। अगर आपको अच्छा लगा है तो इंटरैक्ट कीजिए, अपने प्रश्न और जिज्ञासा रेडियो तक पहुंचाइए, और हम कोशिश करेंगे कि आगे आपसे बातचीत करते रहें, जुड़ते रहें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। आज का ये बातचीत हमारी जो हरीश यादव जी से हुई है यही समाप्त करते हैं। अगले मेहमान के लिए अगले शो का इंतजार कीजिए। श्रोताओं, नमस्कार।